सलाम आदाब, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मेरे साथ सामने फ्रेम में दिख रहे हैं आईपीएस अमिताभ कुमार दास। ये वही आईपीएस है जो अपनी कई खूबियों की वजह से, अपने कई कारनामों की वजह से हमेशा चर्चे में रहे हैं। खासतौर पर पिछले दिनों एक मरतबा फिर सुर्खियों में आए जब खुदाबख्श लाइब्रेरी के इन्हिदाम के खिलाफ इन्होंने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार को और कई सारे लोगों को एक लेटर जारी किया और अपनी एक वीडियो भी जारी की और कहा कि मैं किताब प्रेमी हूँ, किताबों से मुझे मोहब्बत है और लाइब्रेरी को नहीं तोड़ना चाहिए। बहरहाल अमिताभ कुमार दास साहब आज हमारे साथ हैं, उससे हम बातचीत करेंगे हिंदुस्तान के मौजूदा हालात पर, ब्यूरोक्रेसी पर और जो सिस्टम है उस पर। अमिताभ कुमार दास साहब, मिलर टाइम्स में खुश आमदीद, खैर मकदम है आपका। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आप जरा सा अपने बारे में बताएं कि आपका जो आईपीएस का कैरियर रहा है, एज एक अधिकारी आपने काम किया, तो उसको आप कैसा समझते हैं अपने लिए? देखिए, मैं तो बहुत बढ़िया समझता हूँ और इसकी 2-3 वजहें हैं। पहली बात तो मेरा रैंक काफ़ी ऊँचा था, तो मुझे होम कैडर मिला। मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मुझे बिहार कैडर ही मिला, क्योंकि आईपीएस तो एक ऑल इंडिया सर्विस है, अखिल भारतीय सेवा है, तो आपको किसी भी स्टेट में कहीं भी भेजा जा सकता है। लेकिन मेरा रैंक काफ़ी ऊँचा था मेरिट लिस्ट में और मैंने बिहार को ऑप्ट किया, होम कैडर को ऑप्ट किया और मुझे बिहार कैडर ही मिला। और मैंने 24 बरस तक नौकरी की और अच्छा इसलिए समझता हूँ क्योंकि मैंने जो कुछ किया वो बिना किसी के प्रेशर में किया, बिना किसी के प्रेशर में किया और पूरी ईमानदारी से किया और पॉलिटिकल प्रेशर में मैंने कोई गलत काम नहीं किया। ज़्यादातर आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स जो होते हैं वो पॉलिटिकल प्रेशर में आके गलत काम करने लगते हैं और खुशामद करने लगते हैं, नेताओं को मक्खन लगाने लगते हैं। लेकिन इक्के दुक्के आईएएस आईपीएस होते हैं जो गलत नेताओं के सामने नहीं झुकते हैं, जैसे मिस्टर संजीव भट्ट हुए या मैं हुआ, और ऐसे ही इक्के दुक्के कुछ लोग हैं। तो मैं तो अपने करियर को बहुत अच्छी तरह देखता हूँ। जी। प्रेशर क्यों होता है, कैसा दबाव होता है जिसकी वजह से करना जरूरी हो जाता है? जी, आप दोबारा बोलेंगे? करो, किस वजह से प्रेशर बना जाता है, कैसा खौफ होता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर के जो हुकूमत है उनके आदेश को नहीं माना जाएगा, उनके जो जी, इशारे देखिए हैं देखिए अब उस पर अमल नहीं किया जी, जाएगा, तो किस तरह का खौफ होता है? जी, आप मेरा ही वो एग्जाम्पल देखिए या मिस्टर संजीव भट्ट का एग्जाम्पल देखिए। मिस्टर जी। संजीव भट्ट गुजरात कैडर के आईपीएस थे, 1988 बैच के थे, मुझसे 6 बरस सीनियर थे। उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दिया, हलफनामा दिया, ये कहते हुए कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने दंगे कराने के लिए कहा था। ये बहुत हिम्मत की बात थी और ये हिम्मत की बात मिस्टर संजीव भट्ट ने कोर्ट में कही, एफिडेविट देकर कही। उसके बाद जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गए तो इन्होंने संजीव भट्ट को एक फालतू से ग्राउंड पर बर्खास्त करवा दिया, नौकरी से डिसमिस करा दिया। बर्खास्तगी का ये मतलब होता है कि आपको पेंशन तक नहीं मिलेगा, है ना? मिस्टर संजीव भट्ट को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, वो पेंशन के भी मोहताज हो गए। और इतना ही नहीं, ये जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं, जिनको मैं रंगा बिल्ला कहता हूँ, रंगा बिल्ला ने मिस्टर संजीव भट्ट को एक झूठे कस्टोडियल के डेथ के केस में फंसाकर, एक झूठे कस्टोडियल डेथ के केस में फंसा दिया। उसमें उनको 30 बरस की सजा हो गई है, 30 बरस की जी। जेल की सजा हो गई है और 3 साल वो ऑलरेडी जेल में है। या आप मेरा एग्जाम्पल देखिए। जी, आपके मुझे साथ क्या? मैं भी हाँ, मैं भी गुजरात गया था इलेक्शन कराने, इलेक्शन कमीशन का ऑब्जर्वर बन के। मैंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ रिपोर्ट दी और उसके बाद मुझे समय से पहले रिटायर करा दिया गया, प्रीमैच्योर रिटायरमेंट दे दिया। तो ये अभी पूरे हिंदुस्तान में माफिया राज है और ईमानदार लोगों पर सर्जिकल स्ट्राइक किया जाता है। यही प्रेशर रहता है ब्यूरोक्रेसी पर। तो सही आपने बताया क्या हो, तो इसका सोल्यूशन क्या है? अगर इसी तरीके से ब्यूरोक्रेसी को दबाया जाता है, ईमानदार अफसरों को काम नहीं करने दिया जाता है, तो फिर इसका हल कैसे निकलेगा? क्या ईमानदार लोग डर जाएंगे या कुछ आप जैसे लोग रहेंगे बाकी? देखिए, हल तो तभी निकलेगा जब आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स जो हैं वो रैट रेस से बाहर निकले। रैट रेस मतलब चूहा दौड़। जब आईएएस आईपीएस लोग बनते हैं, नौकरी में आते हैं, तो वो एक रैट रेस में शामिल हो जाते हैं, चूहा दौड़ में। ट्रांसफर, पोस्टिंग और प्रमोशन का एक रैट रेस हो जाता है।
कि यदि मैं आईएएस हूं तो मुझे जिला में डीएम ही रहना है, यदि मैं आईपीएस हूं तो मुझे जिला में एसपी ही रहना है, या फिर मुझे टाइमली प्रमोशन होते रहना चाहिए, मुझे की पोस्टिंग मिलते रहना चाहिए। और अब रेट रेस का तो कोई अंत नहीं है। जब लोग रिटायर करने लगते हैं तो पोस्ट रिटायरमेंट जॉब की खोज करने लगते हैं कि जब मैं रिटायर हो जाऊं तो किसी कमीशन का चेयरमैन बन जाऊं, बीपीएससी का चेयरमैन बन जाऊं, इधर एडवाइजर बन जाऊं, उधर एडवाइजर बन जाऊं। तो जब तक ये रैट रेस रहेगा, जब तक ये चूहा दौड़ रहेगी, ये आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स लोग ऐसे ही खुशामद करते रहेंगे, थूक चाटते रहेंगे। इसलिए हम लोग जब निकलेंगे, रैट रेस से बाहर होंगे, जैसे मिस्टर संजीव भट्ट बाहर हो गए या मैं बाहर हो गया, तभी हम लोग ईमानदारी से काम कर सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया, आपने सही कहा। अमिताभ कुमार साहब, एक सवाल करेंगे आपके बचपन के ताल्लुक से कि आप आईपीएस बने, तो क्या रीजन, क्या सोच कर आप बने थे, वो क्या सबब बना जब आपने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की? देखिए, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, दरभंगा का, नॉर्थ बिहार का रहने वाला हूँ। और मेरे पिताजी थे, वो पिछले साल ही गुजर गए। वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में थे, एडीएम जी होके रिटायर किए। और मेरा एक मिडिल क्लास की मेरी फैमिली थी, मिडिल क्लास फैमिली थी। और हमारे यहाँ हमेशा बहुत पढ़ने लिखने का माहौल रहता था। हमेशा हम लोग किताबों के बीच ही घिरे रहते थे, तो पूरा पढ़ने लिखने का माहौल था। तो ये आप जानते हैं, जो आईपीएस आईएएस का एग्जाम होता है, जिसको यूपीएससी कंडक्ट करती है, माना जाता है कि दुनिया का सबसे कठिन एग्जाम होता है। सिर्फ हिंदुस्तान का ही नहीं, पूरी दुनिया का ये टफेस्ट कंपटीशन होता है, क्योंकि इसमें सभी लोग आते हैं, आर्ट्स के भी लोग, साइंस के भी लोग, मेडिकल बैकग्राउंड के भी लोग, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग। और बहुत कम सीटें रहती हैं और बहुत ज्यादा लोग एग्जाम देते हैं। तो एक तरह से मैंने इसको चैलेंज के रूप में लिया, चुनौती के रूप में लिया। और मैंने पूरी तैयारी दरभंगा में ही रह के की। और जबकि कहीं से मैंने कोचिंग नहीं की, पूरी तैयारी दरभंगा में रह के की। और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, पहले प्रयास में ही मुझे कामयाबी मिली। तो मैंने पूरे इस कंपटीशन को एक चैलेंज के रूप में देखा, एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। और उसके बाद उसी जज्बे की वजह से मैं आईपीएस बन सका। जी आपकी जिंदगी का जो सबसे टफ फैसला कौन सा रहा होगा, जब आपको करने का बहुत ज्यादा दबाव भी हो, आपका दिल नहीं चाह रहा हो और आपने उसे किया हो? नहीं नहीं, मैंने, पहली बात तो ये कि मैंने दबाव में आके जिंदगी में कोई काम ही नहीं किया, पहली बात ये है ना। इसलिए क्योंकि मैं बहुत, जब जॉब में आया था तभी मैं बहुत क्लियर था कि मैं जो भी काम करूंगा सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से करूंगा। कोई नरेंद्र मोदी और सुरेंद्र मोदी क्या कहते हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। और मैं रेल एसपी था पटना का, उसमें ये नीतीश कुमार रेल मंत्री थे। इन्होंने सारे रेलवे ठेके माफिया में बांट दिए थे। ये सन 2001-2 की बात है। तब मैंने जी विसल ब्लोअर का काम किया था। और नीतीश कुमार जो रेलवे ठेके बांट रहे थे माफिया में, मैंने सबका भंडाफोड़ किया था। और इसलिए जब ये चीफ मिनिस्टर बने तो उसके बाद मुझे हिट लिस्ट पर रखा गया, मुझ पर सर्जिकल स्ट्राइक शुरू हुए। पहले मेरा प्रमोशन रोका गया, बाद में मुझे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट दे दिया गया। जी आपने यूपीए हुकूमत में भी काम किया, नरेंद्र मोदी दौर में भी थोड़ा सा काम किया। दोनों गवर्नमेंट में किसका ज्यादा दबाव रहता है ब्यूरोक्रेसी पर? देखिए, यूपीए सरकार कुल मिलाकर, देखिए कोई सरकार परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन यूपीए सरकार कुल मिलाकर काफी सिविलाइज्ड सरकार, सभ्य सरकार थी। लेकिन अभी जो हिंदुस्तान में है, ये तो रंगा बिल्ला की सरकार है। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो बिल्कुल मैं कहूँ कि माफिया माफिया की तरह काम करते हैं। ये थोड़ा, अभी कल ही की बात आई है, आपने भी सुना होगा कि जासूसी की बात आई है ना, जी कि जी पेगासस पेगासस नाम का सॉफ्टवेयर स्मार्टफोन में डाल के लोगों की जासूसी करवाई जा रही। और तो और एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब की भी जासूसी करवाई जा रही। ये तो अभी तो देखिए, बिल्कुल हिंदुस्तान में माफिया राज चल रहा है 2014 से। और ये रंगा बिल्ला बिल्कुल माफिया की तरह ऑपरेट करते हैं, है ना। किसी को मरवा देना, किसी को उठवा देना, किसी को झूठे केस में फंसा देना, किसी को डिसमिस कर देना, किसी को जेल भेज देना। अभी देखिए फादर स्टैन स्वामी के साथ क्या हुआ, है ना। जी इस देश में विजय माल्या 8,000 करोड़ रुपया लूट के भाग गया हिंदुस्तान का। उसको हिंदुस्तान की पुलिस टच नहीं कर सकती, प्राइम मिनिस्टर मुंह देखता रह गया, है ना। नीरव मोदी 12,000 करोड़ रुपया लूट के भाग गया हिंदुस्तान का, उसको पुलिस टच नहीं कर सकती। लेकिन एक बूढ़े आदमी को, 84 वर्ष के स्टैन स्वामी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर आतंकवादी होने का, दहशतगर्द होने का इल्जाम लगाया गया।
स्टैन स्वामी को पार्किंसंस डिजीज था, उनके हाथ कांपते थे, वो ठीक से पानी का गिलास नहीं पकड़ पाते थे। वैसे आदमी को आतंकवादी कहा गया और बार बार उनके बेल का विरोध किया गया और अंत में एक दिन एक कैदी के रूप में उन्होंने दम तोड़ दिया। तो स्टैन स्वामी का एग्जाम्पल ही दिखाता है कि किस तरह हिंदुस्तान में माफिया राज है और किस तरह ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह बिल्कुल रंगा बिल्ला की तरह काम करते हैं। जी अमिताभ कुमार दास साहब, आप सिस्टम में रहे हैं, एक दो सवाल और बहुत जरूरी है पुलिस को लेकर के कि जो मौजूदा दौर है, पहले भी रहा, पुलिस का जो रवैया बहुत ज्यादा वन साइडेड हो जाता है। मतलब पुलिस डायरेक्ट जिसको चाहती है गिरफ्तार कर लेती है, नोटिस भी इशू नहीं किया जाता है और उसके खिलाफ फिर एक्शन भी लिया जाता है, मीडिया ट्रायल भी हो जाता है। आप इन सब चीजों को, पुलिस को क्या राइट्स होते हैं, किस तरह के इख्तियारात होते हैं और क्या पुलिस का जो रवैया है सही होता है आवाम के साथ? देखिए, पुलिस का थोड़ा बहुत मिसयूज तो हर जमाने में होता आया है। अंग्रेजों के जमाने में भी हुआ था, कांग्रेस के जमाने में भी हुआ था और थोड़ा बहुत मिसयूज तो पुलिस का हर जमाने में हुआ है। लेकिन 2014 के बाद, 2014 के बाद बहुत ज्यादा मिसयूज शुरू हो गया है पुलिस का। और अभी जैसे आप यूपी में देखें, है ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यूपी में किस तरह ये जो ढोंगी आदित्यनाथ है, मैं ऐसे योगी तो नहीं कहता, ढोंगी आदित्यनाथ ही कहता हूँ, ये ढोंगी आदित्यनाथ जो है किस तरह ये पुलिस को ये अपने बिल्कुल गुंडों की फौज के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। डॉक्टर कफील खान जो गोरखपुर के डॉक्टर थे, डॉक्टर कफील खान पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा के, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा के लगभग 1.5 बरस तक जेल में रखा गया। हेलो जी, आ रही है आपकी आवाज? और डॉक्टर कफील खान को जेल में रखा गया और यूपी का सबसे बड़ा माफिया डॉन है राजा भैया, जिसको कुंडा का गुंडा कहते हैं। राजा भैया पर को पुलिस टच भी नहीं करती है क्योंकि ढोंगी आदित्यनाथ और राजा भैया दोनों एक ही कास्ट के हैं, दोनों ठाकुर हैं, दोनों राजपूत हैं। तो इस तरह यूपी की हालत आप देखिए कि राजा भैया को टच नहीं करना है लेकिन डॉक्टर कफील खान पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा देना है। इतना ही नहीं, अभी जो कोरोना की दूसरी लहर आई थी उसमें लोगों ने ऑक्सीजन मांगा, व्हाट्सएप पर ऑक्सीजन मांगा, फेसबुक पर ऑक्सीजन मांगा, उन पर पुलिस ने एफआईआर कर दिया। तो ये हालत हो गई है। और अभी आप दिल्ली पुलिस को देखिए किस तरह से नंगा होकर काम कर रही है दिल्ली पुलिस। दिल्ली में बीजेपी के नेता, जी कहा जाए, अभी ये आपके एक साथी हैं सुधीर कुमार, वो नीतीश कुमार के खिलाफ केस दर्ज कराने गए थे, पुलिस ने केस दर्ज करने से इनकार कर दिया। क्या मामला है, क्यों गए थे आप लोग नीतीश कुमार के खिलाफ केस दर्ज कराने? जी, मिस्टर सुधीर कुमार के साथ मैं काम कर चुका हूं। वो मैं जब एएसपी था शेरघाटी में तो वो गया के डीएम थे और वो मैं काफी उनको अपराइट ऑफिसर मांगता हूं, ईमानदार ऑफिसर मांगता हूं। उनको नीतीश कुमार की जो सुशासन माफिया है, सुशासन माफिया ने उनको पेपर लीक के मामले में बलि का बकरा बना दिया, गलत तरीके से फंसा दिया और 3.5 साल तक जेल में रखा। उनके साथ इतनी नाइंसाफी हुई कि उनकी मदर का डेथ हो गया, उनकी मां का इंतकाल हो गया और वो जेल से बाहर नहीं निकल सके। और अब वो कुछ महीने पहले उनको बेल मिला है, वो बाहर आए हैं और 50 पन्नों का उन्होंने आवेदन दिया नीतीश कुमार पर एफआईआर करने का। दलित उत्पीड़न का मामला है, एससी एसटी थाना में उन्होंने दिया और थानेदार ये बहाना बना रहा है कि वो आवेदन तो अंग्रेजी में है। अब बताइए ये कितना बेवकूफी भरा बहाना है, सब लोग इस पर हंस रहे हैं। यदि आवेदन अंग्रेजी में है तो हिंदुस्तान में तो जुडिशरी के सारे काम अंग्रेजी में होते हैं, तब तो बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कोई फैसला मानेगी नहीं कि अंग्रेजी में है। अब सुप्रीम कोर्ट जब भोजपुरी में फैसला सुनाएगा तब भी बिहार सरकार मानेगी। तो ये तो बहुत अंधेर नगरी चौपट राजा की बात है और आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। और बिहार में आप देखें कि किस तरह राजीव प्रताप रूडी जो बीजेपी का एमपी है, उसने 70 एम्बुलेंस छिपाए हुए थे, लेकिन महामारी एक्ट के तहत उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। और जिस पप्पू यादव ने उसको एक्सपोज किया, उस पप्पू यादव को 32 साल पुराने एक मामले में जेल भेज दिया गया। तो यही तो बिहार की स्थिति है ना? अमिताभ साहब, आप बिहार के पॉलिटिकल फ्यूचर को किस तरह देख रहे हैं? बिहार में पिछले 15 साल तक लालू प्रसाद का भी राज रहा, 15 साल से ज्यादा नीतीश कुमार के राज को भी हो चुका है और आपने दोनों को करीब से देखा है। दरभंगा से आपका ताल्लुक रखते हैं तो मिथिलांचल वाले ही सियासत करते हैं बिहार में। देखिए, कोई बहुत ज्यादा मैं उम्मीद नहीं रखता हूं फ्यूचर से,
क्योंकि मुश्किल यह है कि जो डेमोक्रेसी होता है, जमहूरियत जो है, जमहूरियत को तो आवाम चलाती है, जनता चलाती है, लेकिन यहाँ पब्लिक ही सड़ गई है। जो वोटर्स हैं बिहार के, वही जात के नाम पर और धर्म के नाम पर वोट देते हैं। यदि कोई भूमिहार क्रिमिनल खड़ा हो जाएगा तो हजारों भूमिहार उसको वोट दे देंगे, कोई राजपूत क्रिमिनल खड़ा हो जाएगा तो हजारों राजपूत उसको वोट दे देंगे। तो जब पब्लिक सड़क जाए, पब्लिक कास्ट लाइंस और कम्युनल लाइंस पर वोट देने लगे, तो मैं बिहार का फ्यूचर कोई बहुत अच्छा नहीं देखता हूं। पिछले चुनाव में जो हुए, 2020 में जो चुनाव हुए, उसमें एक ही बात मुझे अच्छी लगी, जो मैं कह सकता हूं कि उम्मीद की रोशनी है, और वो ये है कि जो लेफ्ट पार्टीज है, जो कम्युनिस्ट पार्टीज हैं, उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा हुआ है। और इसको मैं एक बिहार की जो अंधेरी ये है राजनीति है, उसमें मैं उसको एक उम्मीद की रोशनी के रूप में देखता हूं। मुझे लगता है कि लेफ्ट पार्टीज का जो उभार हुआ है, उससे बिहार में कुछ अच्छा होगा। जी, स्टेट में आपको किस तरह लगता है भारत में अगली जो कि कहा जा रहा है कि अगले 20-25 सालों तक नरेंद्र मोदी या बीजेपी की हुकूमत रहेगी और उनके सामने कोई दूसरा चेहरा नहीं है जो नरेंद्र मोदी को चैलेंज दे सके, उनसे टक्कर ले सके या आवाम उस पर भरोसा कर सके? कोई नहीं है मोदी के सामने। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता। जो आप बात कह रहे हैं उसको अंग्रेजी में टीना कहते हैं, है ना, देयर इज नो अल्टरनेटिव, है ना, जी। देयर इज नो अल्टरनेटिव, इसको टीना फैक्टर कहते हैं राजनीति में। जो आपने कहा कि उनके सामने कोई चेहरा नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, मैं कहा ऐसा जा रहा नहीं है मानता। सर। हाँ, कहा जाता है, क्योंकि एक तरह का प्रोपेगेंडा है ये भी। देखिए, आरएसएस का मतलब ही है र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी। तो आरएसएस वाले जो होते हैं, बीजेपी वाले होते हैं, वो र्यूमर बाजी में बहुत माहिर होते हैं। जब अटल, आपको याद होगा, जब अटल बिहारी वाजपेयी भी प्राइम मिनिस्टर थे, तब भी यही कहते थे बीजेपी वाले कि अटल जी का कोई विकल्प नहीं है, अटल जी का कोई ये नहीं है, चेहरा नहीं है उनके विकल्प में। लेकिन फिर वाजपेयी को हटाया गया, बेदखल किया गया। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 बरस तक राज किया और वाजपेयी को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया गया। तो मैं ये नहीं मानता कि मोदी के सामने कोई चेहरा नहीं है, बहुत चेहरे हैं। और आप देखेंगे, अभी बंगाल के चुनावों से बहुत उम्मीद बंधी है। बंगाल के चुनाव में रंगा और बिल्ला दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, और खुद मोदी रविंद्रनाथ टैगोर की तरह दाढ़ी बढ़ा के घूमने लगे थे, तब भी इनको ममता बनर्जी ने औकात बता दी। तो बंगाल के चुनाव से बहुत उम्मीद बंधी है। और जो यूपी में 6-7 महीने बाद चुनाव होंगे, मुझे लगता है कि उसके बाद तो इनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी इनकी सरकार की। जी, आरएसएस का भी ने अभी आपने जिक्र किया अपने गुफ्तगू में, आरएसएस के बारे में आपकी क्या सोच है, क्या आप समझते हैं आरएसएस को? देखिए, आरएसएस एक विशुद्ध फांसीवादी संगठन है ना, एक फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और आरएसएस जो है, उसके दो ही पिलर्स हैं, दो ही खंभे हैं आरएसएस के, एक झूठ और एक नफरत। इसी पूरे आरएसएस की जो इमारत है, वो इन्हीं दो खंभों पर खड़ी है। एक खंभा है झूठ का, एक खंभा है नफरत का। जैसा झूठ की बात मैंने कही कि आरएसएस का मतलब ही है र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी। ये लोग कोई अफवाह उड़ा देंगे, ये लोग गणेश जी को दूध पिला देंगे, है ना। तो इतना इसमें झूठ बोलने की काबिलियत है, और अपने नेटवर्क के जरिए ये पूरा झूठी बात फैलाते रहते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो या इनका आईटी सेल हो, उसके द्वारा ये झूठ का प्रचार करते रहते हैं। दूसरी बात है नफरत। तो आरएसएस मेनली जो है, वो बाय एंड लार्ज अपर कास्ट हिंदुओं का संगठन है। तो आरएसएस वाले मुसलमानों से खुलेआम नफरत करते हैं और जाहिर भी करते हैं, और दलितों और पिछड़ों से छुप कर नफरत करते हैं। बहुत जाहिर तौर पर नहीं करते हैं, लेकिन छुप कर नफरत करते हैं। और आरएसएस का यही एजेंडा है कि जो बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान है, उसको खत्म करके जो सड़ी हुई मनुस्मृति है, उसको लागू किया जाए, और जिसमें दलितों के, पिछड़ों के, औरतों के सारे अधिकार छीन लिए जाए। और इसी एजेंडा पर आरएसएस काम कर रहा है। जब से इसकी स्थापना हुई है, तब से आरएसएस इसी एजेंडा पर काम कर रहा है। मैं आपको बताऊं, आरएसएस में एक को छोड़ के सारे चीफ जो हुए हैं वो ब्राह्मण हुए हैं, और उसमें भी सिर्फ चित्पावन ब्राह्मण, ब्राह्मणों में भी सिर्फ चित्पावन ब्राह्मण। आज तक आरएसएस ने किसी दलित को, किसी पिछड़े को, किसी महिला को अपना चीफ नहीं बनने दिया है। तो मुसलमानों से ये जाहिराना तौर पर नफरत करते हैं, और दलितों और पिछड़ों से छिप कर नफरत करते हैं।
जी। एजेंडा क्या है आरएसएस का आपकी सोच के मुताबिक? क्यों आरएसएस इतनी बड़ी संगठन बनी? क्या मकसद है? क्या चाहते हैं आरएसएस के लोग? मैंने वही कहा, उनका एजेंडा साफ है। वो एजेंडा इस देश में वो एक मनुवादी व्यवस्था लाना चाहते हैं, है ना, ब्राह्मणवादी व्यवस्था जिसको आप कह लीजिए। एक ऐसी मनुवादी व्यवस्था जो सिर्फ हिंदुओं के लिए हो, और हिंदुओं में भी सिर्फ सवर्ण हिंदुओं के लिए हो, अपर कास्ट हिंदुओं के लिए हो। यानी उससे औरतों को बाहर रखा जाएगा, उससे पिछड़ी जातियों को बाहर रखा जाएगा, उससे दलितों को बाहर रखा जाएगा। तो जो पुराने जमाने में एक हल्ला होता था, जो अब हल्ला झूठ हो गया, कि गुप्त एरा जो था, गुप्त वन साम्राज्य, वो स्वर्ण युग था, गोल्डन पीरियड था, जबकि उस समय बहुत दलितों पर अत्याचार होते थे। तो आरएसएस हिंदुस्तान को उसी जमाने में ले जाना चाहता है। बेसिकली वो अपर कास्ट हिंदुओं का राज इस देश में चाहता है। जी। हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों के फ्यूचर का आपको क्या लगता है? क्योंकि आज पिछले 10 साल पहले बिहार में या हर जगह हिंदू मुसलमानों में आपसी बहुत मेल मोहब्बत थी। एक गांव में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, साथ रहते, सब कुछ हो रहा था, शादी ब्याह में, ईद में, पूजा में या छठ में। अब बड़ा डिफरेंस होता जा रहा है, दोनों में दूरियां बढ़ती जा रही है। रीजन क्या है इतनी दूरियां बढ़ जाने का? आप करीब से देख रहे होंगे, या और फिर क्या वापस दोबारा मोहब्बत लौट सकती है? नहीं, रीजन तो ये है कि उसके लिए ये जो आरएसएस है, बीजेपी है, संघ परिवार वाले हैं, ये लोग बरसों से मेहनत कर रहे हैं नफरत की खेती करने के लिए, है ना। क्योंकि जानते हैं कि ये नफरत की खेती करेंगे, वोट का पोलराइज करेंगे, तभी ये लोग सरकार में आ सकेंगे। और कुछ हद तक ये लोग मतलब कामयाब भी हुए हैं। जिस तरह से बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, जिस तरह से दंगे हुए, जिस तरह से पोलराइजेशन हुआ, एक हिंदू वोट बैंक बना के इन्होंने हिंदू वोट बैंक पर डाका डाला, ये सब हुआ। और बीच में तो मैं भी बहुत नाउम्मीद सा हो गया था, मुझे लग रहा था कि अब इस रात की कोई सुबह नहीं। लेकिन एक साल पहले 2020 में जो एंटी सीएए मूवमेंट हुआ, जो सीएए के खिलाफ हिंदुस्तान में एक आंदोलन चला, उससे मुझे बहुत उम्मीद बंधी है। क्योंकि मैं खुद बिहार में कई जगह गया था, एंटी सीएए मीटिंग्स में बोलने गया था, और बिहार में कई जगह मेरी मीटिंग्स हुई थी। तो उसमें मुझे बहुत उम्मीद बंधी हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को लेकर, हिंदुस्तान के फ्यूचर को लेकर, कि अभी भी जमीन पर लोगों में मोहब्बत कायम है और आपसी समझदारी कायम है ना। आज भी बिल्किस दादी जो है वो पूरे हिंदुस्तान की दादी बनी हुई है ना। बिल्किस दादी कोई एक मुसलमान औरत नहीं रह गई है, वो पूरे हिंदुस्तान की दादी बन गई है ना। और जिस तरह मैंने देखा कि शाहीन बाग के सपोर्ट में हिंदू लोग आए, सिख लोगों ने आके वहां लंगर लगाया, तो ये सब से मुझे बहुत उम्मीद बंधी है। और अभी जो किसान आंदोलन शुरू हुआ है, जिसको मैं किसान क्रांति कहता हूं, अभी 7 महीने से जो चल रहा है किसानों का आंदोलन, उस आंदोलन ने भी मुझे बहुत उम्मीद बंधाई है। क्योंकि किसानों का भी जो आंदोलन है वो पूरी तरह सेक्युलर आंदोलन है, हिंदू मुसलमान सिख सभी शामिल हैं। ऐसे उस पर भी बीजेपी आरएसएस वालों ने बहुत कीचड़ उछालना चाहा कि खालिस्तानी है, ये है वो है, लेकिन फिर भी किसानों की एकता रही। और किसानों का जो ये आंदोलन है, इससे मुझे बहुत उम्मीद है कि हिंदुस्तान का ये फ्यूचर तैयार करे रहेगा। और मैं अभी भी ये कहता हूं कि ये जो आरएसएस का त्रिशूल है, इसका जवाब किसानों का हल देगा। किसानों का जो हल है वही आरएसएस के त्रिशूल का जवाब देगा। जी। आखिरी सवाल रह गए हैं, बात पुरानी है। अपने खुदा बख्श लाइब्रेरी को लेकर के चिंता जताई थी, सदर जी। जमहूरिया को लेटर लिखा था, वीडियो भी आपकी वायरल हुई थी। क्या था आपके मन में और क्या मोहब्बत है आपकी किताबों से, खुदा बख्श लाइब्रेरी से? देखिए, मैंने कहा कि मैं तो जिस घर में पैदा हुआ, उस घर में पढ़ने लिखने का ही माहौल था। मैं किताबों के बीच बड़ा हुआ, और आज भी मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ। मैं तो मजाक में लोगों से ये करता हूँ कि मैंने जिंदगी में 2 ही चीजें सीखी हैं, पढ़ना और लड़ना। मैं पढ़ता रहता हूँ और माफिया से लड़ता रहता हूँ, है ना। तो मेरी जिंदगी में 2 ही चीजें हैं, पढ़ना और लड़ना। तो ये जो खुदा बख्श लाइब्रेरी है, ये एक तारीखी लाइब्रेरी है। आप जानते हैं कितनी अहम वाली लाइब्रेरी है। यहाँ 3 लाख किताबें हैं, और ऐसी ऐसी मतलब जिसको कह सकते हैं रेयर किताबें हैं, जिसका मिलना मुश्किल है। और खुदा बख्श खान ने खून पसीना सींच कर इसको बनाया था। तो जब मैंने पढ़ा, जब मैंने सुना कि इस पर माफिया का बुलडोजर चलने वाला है, तो मुझे बहुत सदमा लगा। और मुझे लगा कि इसमें मैं अपना विरोध कैसे प्रकट कर सकता हूँ। तो उस समय कोरोना का समय था, बहुत ज्यादा मैं सड़क पर भी नहीं निकल सकता था, लॉकडाउन वाले हालात थे। तो मैंने सोचा कि इस तरह विरोध प्रकट किया जाए कि मुझे जो राष्ट्रपति का पदक मिला था एक आईपीएस ऑफिसर के रूप में,
मैं उस पदक को वापस कर देता हूं। तो मैंने राष्ट्रपति महोदय को एक बहुत कड़ा खत लिखा और उस खत में मैंने सीधा सीधा लिखा कि एक नालायक मुख्यमंत्री है बिहार का जो कि खुदा बख्श लाइब्रेरी पर बुलडोजर चलवाना चाहता है, और उसके साथ मैंने अपना राष्ट्रपति पदक वापस भेज दिया राष्ट्रपति को। तो सोशल मीडिया पर मेरा खत बहुत वायरल हुआ, बहुत सारे, और एक तरह से रातों रात वो लोकल इश्यू जो था वो नेशनल इश्यू बन गया, कुछ हद तक इंटरनेशनल इश्यू भी बन गया, क्योंकि मुझे तो दुबई से भी फोन कॉल आए, लंदन से भी आए, कनाडा से भी आए। और उसके बाद और मैंने एक नारा भी दिया, हर शख्स खुदा बख्श। हर शख्स मेरा एक संगठन है बिहार विप्लवी परिषद, विप्लव का मतलब इंकलाब होता है, मेरा एक संगठन है बिहार विप्लवी परिषद। तो हम लोग इंकलाबी बातें करते हैं, इंकलाबी बातें बोलते हैं। तो मैंने एक नारा दिया, हर शख्स खुदा बख्श। मैंने कहा कि हर शख्स, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, औरत हो, मर्द हो, उसके भीतर आज एक खुदा बख्श आ गया। और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो फिर बहुत सारे लोग मुझसे जुड़ गए जो लाइक माइंडेड लोग थे, और एक अच्छा खासा एक सिविल सोसाइटी का मूवमेंट शुरू हो गया, एक खुदा बख्श संघर्ष मोर्चा बन गया। उसमें लेफ्ट पार्टीज के लोग आ गए और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स आ गए, और वो इतना मजबूत वो आंदोलन हो गया कि अंत में सरकार को पीछे हटना पड़ा। सरकार ने ऐलान किया कि मास्टर प्लान में तब्दीली की जाएगी और खुदा बख्श लाइब्रेरी को टच नहीं किया जाएगा। मैंने साफ साफ कह दिया था कि खुदा बख्श लाइब्रेरी को बचाने के लिए जो पहली शहादत होगी वो अमिताभ कुमार दास की होगी। मैंने ये कहा था। अमिताभ कुमार दास की कोशिश कामयाब रहेगी, इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जी शुक्रिया आपका, शुक्रिया। आखिरी सवाल करके सिलसिला खत्म करेंगे। जो लोग नए यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, मुख्तलिफ ओहदों पर फायज हो रहे हैं, क्योंकि सिस्टम में 2-3 चीज होती है। वो जो लोग हुकूमत चलाते हैं, पार्लियामेंट है, दूसरा हमारी अदालत है, और तीसरा जो आईएएस यूपीएससी का जो पूरा सिस्टम है जिसको मुकन्ना भी कहते हैं। तो इनके लिए आपके क्या मैसेज है, क्योंकि पूरे देश को तो असल यही लोग चलाते हैं, ऊपर से तो सिर्फ आदेश आता है। तो जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए मैसेज आपका क्या है? नहीं, यही कहना है नए लोगों के लिए कि देखिए, हिंदुस्तान जैसे बड़े देश में, और जो इतना डाइवर्स कंट्री है, इतना बड़ा देश है, 130 करोड़ का मुल्क है, उस देश में ब्यूरोक्रेसी की बहुत ज्यादा अहमियत है ना। अंग्रेजों के जमाने में ब्यूरोक्रेसी को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहते थे। जो आईसीएस होते थे उसको स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहता था। वो इस्पात का एक ढांचा था जो हिंदुस्तान को मजबूती देता था। लेकिन धीरे धीरे वो इतना कमजोर हो गया कि शेषन साहब मजाक में कहते थे, टीएन शेषन साहब की ये बैम्बू फ्रेम रह गया, बांस का ढांचा रह गया। तो मैं यही कहूंगा कि अब उसको फिर से स्टील फ्रेम बनाने की जरूरत है, और ये तभी होगा जब वो अब सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम करेंगे। उनको ये नहीं देखना है कि ये नरेंद्र मोदी और ये अमित शाह हैं, ये लोग तो मौसम की तरह हैं, आज हैं कल बदल जाएंगे। उनको हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन दिखना है, हिंदुस्तान का आईन देखना है, और उसी आईन के मुताबिक काम करना है। यही मेरा पैगाम है नए लोगों को। जी बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे पूर्व आईएएस रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ कुमार दास, जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं किसी न किसी वजह से, और मानना है कम ईमानदार ऑफिसर रहे हैं, हक के लिए काम करते रहे हैं। इनके साथ भी जुल्म हुआ, इनकी ईमानदारी की वजह से आज हमारे साथ जुड़े और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, नए आईपीएस के लिए पैगाम भी दिया, और हिंदुस्तान का मौजूदा माहौल क्या है, फ्यूचर क्या हो सकता है, उन सब पर अमिताभ कुमार दास साहब ने खुलकर बातचीत की। आप अमिताभ कुमार दास के बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या नजरिया है, कितना आप एग्री करते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर लिखिए। फिर मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।